चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चलो बैठ जाओ, पेज नंबर 34। चलो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें, चैप्टर 3 के बारे में। तो पहला पॉइंट है व्हाई वी नीड इलेक्शन। ठीक है, हमें इलेक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है कि नहीं है? और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो हमें इलेक्शन की नीड क्यों है? अब अगर तुम्हारी बुक के जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसमें लिखा है पहला पॉइंट, इन एन इलेक्शंस द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। क्या है पहली चॉइस? दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वोटर के पास क्या चॉइस होती है कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनका नेता कौन बनेगा और उनके लिए लॉज कौन फॉर्मेशन करेगा। फिर सेकंड है दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। ये भी डिसाइड करते हैं वोटर, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कौन वोट करता है? पब्लिक वोट करती है। पब्लिक ने जिसको मेजॉरिटी दे दी वो अल्टीमेट क्या होगा, वो इलेक्शन विन कर जाएगा। फिर थर्ड है दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ठीक है, क्या लिखा है? ऐसी पार्टी को चूज करेंगे जो उनके पॉलिटिकल पार्टी को गाइड भी करेगी और सरकार को लॉ मेकिंग में हेल्प करेगी, पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, अब देखो जो सबसे मोस्ट, देखो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसी सरकार जो लोगों ने चुनी हो। ठीक है, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, अब कौन सी ऐसी चीज होगी जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाएगी? ठीक, तो उसमें तुम्हारी बुक में जो लिखा है पहला है, फर्स्ट जो पहला पॉइंट है कि, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मींस दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब होगा हमारे देश में? जब सबके पास वोट देने का राइट होगा और वो जिसको चाहे उसको अपना नेता चुनने का अधिकार होगा। ठीक है, जिसको चाहे उसको वोट कर सकते हैं, है ना? फोर्सफुली ना हो कि किसी को विल के पावर, जो विल है उसके अगेंस्ट जाके उनसे वोट डलवाया जाए। सेकंड पॉइंट है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choices to the voter. जो जितनी भी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं कंट्री में, और उनके जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या हो, फ्री हो किसी भी जगह से चुनाव लड़ने के लिए। और आगे की लाइन क्या लिखी है? should offer some real choice to the voter। और कुछ ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ऐसी चीजें ऑफर करें लोगों को जो उनके लिए क्या हो, लॉन्ग टर्म में हेल्प करे। ऐसा ना हो कि मैं जब चुनाव आया उस टाइम मैंने क्या किया, पैसे बांट दिए। पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता है तो उसने क्या किया, चुनाव जब आने वाला हुआ तो वोटर्स को उसने खूब सारे पैसे बांट दिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब सरकार बन गई तो 5 साल कुछ काम ही नहीं कर रहा है वो। तो कुछ ऐसा हो कि लॉन्ग टर्म में वो काम करे। तीसरा है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब जो कैंडिडेट होता है ना, और होती है पब्लिक। ठीक, तो पब्लिक के पास चॉइस होनी चाहिए कैंडिडेट को बदलने की, सिलेक्ट करने की एक रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, हाँ, रेगुलर इंटरवल मतलब जैसे हमारी कंट्री में इलेक्शन कितने साल में होता है? 5 साल में। तो मतलब हर 5 साल में पब्लिक के पास क्या चॉइस होगी, अपना कैंडिडेट बदलने की। ठीक, तो इससे भी क्या होगा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा। ठीक है, फिफ्थ है, फोर्थ है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ठीक, जिसको भी कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को पब्लिक ने प्रेफर कर दिया, वोटिंग करके जिता दिया, तो अल्टीमेट उसी की सरकार बननी चाहिए। फिफ्थ है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शन कैसा होना चाहिए? फ्री एंड, कि हर एक इंसान को वोट डालने का राइट है, वो वोट डालने जाए। पार्टीज जो है वो मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे, बैड एक्टिविटी, कि पैसा खिला दिया या एक दिन पहले पार्टी करवा दी वोटरों को, उनको पैसा खिलाया तो कि जाके मेरी पार्टी को वोट दे देना, ये सब नहीं होना चाहिए। फ्री एंड फेयर होना चाहिए। बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग जानते हो होते हैं कि कोई मान लो ये कोचिंग सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे वोटिंग पड़ रही है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो दबंग थोड़ा टाइप के नेता हो वो आए
उन्होंने क्या किया, इस बूथ को ही कब्जा कर लिया और यहाँ पे जितने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट लगा दिए सारे लाइन से, ठीक, तो उसको बोलते हैं बूथ कैप्चरिंग। तो फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे 5 पॉइंट है जो कंट्री में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। पहला, सबके पास चॉइस होनी चाहिए वोट देने की। दूसरा है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, मतलब पार्टी और कैंडिडेट के पास भी फ्री अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो जहां से चाहे वहां से लड़ सकते हैं चुनाव। तीसरा है जो चॉइस मिले लोगों को वोट देने की, वो एक रेगुलर इंटरवल पे मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कैंडिडेट जीत गया मान लो 5 साल के लिए, फिर क्या वो लगातार वही बना रहेगा, है ना। उसके लिए क्या है, 5 साल में चुनाव करवाना चाहिए, ठीक। अब वो दोबारा पब्लिक उसको जिता ले तो अलग बात, जैसे नरेंद्र मोदी लगातार जीत रहे हैं, ठीक। फिर कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड, और जिसको जनता ने चुना है वो अल्टीमेट सरकार में आए। और फिफ्थ है इलेक्शन कैसा हो, फ्री और फेयर होना चाहिए, इलेक्शन में किसी भी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगला है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी समझो पहले क्या होता है। जैसे मान लो एक ये ब्लॉक है, ठीक है, मैंने बताया था मान लो दिल्ली है, दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, सपोज करो 50 लाख है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक। 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, टोटल पॉपुलेशन से 50 लाख। दिल्ली का मान लो मैप है, ऐसा मैप उठाया और हमने क्या किया, 10-10 लाख के पॉपुलेशन को ब्लॉक्स में बांट दिया, ठीक। तो ये हो गई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई। तो जब पॉपुलेशन को क्या करते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पर्टिकुलर एक क्षेत्र में, तो उसको क्या बोलते हैं, वो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाती है, ठीक। आगे किस लिए हुआ, क्योंकि इक्वलिटी लाने के लिए, है ना। कि मान लो यहां से कोई एक कैंडिडेट खड़ा है, एक यहां से है, एक यहां से है, एक यहां से, एक यहां से, तो उसके पास उतने ही चांस हो, 10 लाख वोटर इसके पास भी है, 10 लाख इसके पास भी है, 10 लाख इसके पास, 10 लाख इसके पास और 10 लाख इसके पास भी। मान लो यहाँ पे 15 कर देते, तो ये बंदा क्या करता है, ये कहता भाई हमें तुमने 10 लाख वोटर दिए, इनको 15 लाख दे दिए, ठीक। तो ये क्या होगा, चीटिंग हो जाएगी। तो कहेगा कि इनके जीतने के चांस ज्यादा हैं, हो सकता है भाई ऊपर नीचे करके जीत जाए, बट मेरे कम है। तो क्या किया गया, इक्वलिटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी को इक्वल पॉपुलेशन में बांट दिया गया, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगी कि ये जो हम ब्लॉक्स में बांटते हैं ना पॉपुलेशन को, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, ठीक। और हमारे देश में ये टोटल कितनी है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है अगर लोकसभा इलेक्शन की बात। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बता सकते हो क्या होता है? रिजर्व जो लोगों के लिए बचा के रखी हो, वुमेन्स के लिए, जैसे कि स्पेशल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जैसे कि वुमेन्स हो गया, उनके लिए 133 बचा के रखते हैं। हाँ। रिजर्व में क्या होता है कि किसी के स्पेशल, मतलब जैसे मान लो SC ST हो गए, OBC हो गए, या जनरल कैटेगरी के लिए नहीं, SC ST हो गया, OBC हो गए या वुमेन हो गए, ठीक। इनके लिए क्या किया जाए, किसी पर्टिकुलर एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स कर दी जाए कि भाई यहाँ से क्या होगा, वुमेन ही लड़ेंगे, कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, या यहाँ से SC कम्युनिटी लड़ेगी या ST कम्युनिटी लड़ेगी, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया कि मान लो पर्टिकुलर किसी एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है SC की, ठीक है। अब वहां पे SC क्या है, मान लो पिछड़े हुए भी हैं, तो इन्हीं में से जब किसी कैंडिडेट को अगर मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने का, तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। लेकिन कोई अगर बाहर का बंदा आके वो करेगा तो क्या होगा, वो शायद उतना अच्छा काम ना कर पाए, ठीक। इसीलिए रिजर्व रखा जाता है। तो जैसे मान लो SC कैटेगरी की सीट, मान लो सीट नंबर 1 है, SC कैटेगरी को रिजर्व कर दी गई है अगर, तो ये क्या होगा, यहाँ पे फिर SC कैटेगरी का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, और कोई कैटेगरी नहीं आके लड़ सकती चुनाव, ठीक है, फिक्स कर दिया जाता है। फिर उसके बाद मान लो इलेक्शन डिक्लेरेंस हो गया, ठीक है, कंट्री में। तो अब क्या होगा, कैंडिडेट क्या करेंगे, नॉमिनेशन करवाएंगे अपना, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अच्छा, हमारे देश में इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट में क्या है कि देखो, जब ये नॉमिनेशन करने जाएंगे ना, तो इनको एक फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, और उस फॉर्म में कुछ डिटेल देनी पड़ती है कैंडिडेट को। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी गए, उन्होंने बनारस से, वो मान लो सांसद है, तो वो जब गए होंगे तो इलेक्टोरल ऑफिस में उन्होंने क्या किया होगा कि एक फॉर्म भरा होगा, उस फॉर्म में कुछ बातें लिखी होती हैं
क्या क्या तुम्हें डिक्लेयर करना पड़ता है। पहली तुम्हें डिटेल क्या देनी पड़ेगी, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग में है तो उसको वहां पे क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेशन का टाइम उस फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। दूसरा है डिटेल ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। ठीक, उसकी फैमिली की या उसकी खुद की कितनी एसेट्स है, मतलब संपत्ति कितनी, पैसा रुपए कितना और कितनी लायबिलिटीज, कितनी उधारी है उसके ऊपर, ये भी इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। थर्ड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट। कोई कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है वो भी उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, ये नॉमिनेशन फिक्स माना जाएगा कैंडिडेट का। ठीक, उसके बाद वेरीफाई करते हैं ऑफिसर उसको, उसके बाद उसको टिकट दे दिया जाता है कि हाँ भाई तुम यहाँ से जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। इलेक्शन कैंपेन पता है क्या होता है? इलेक्शन कैंपेन, यहाँ पे इलेक्शन होता है। कैंपेन मतलब ये होता है, कितना बचा है चैप्टर? बस थोड़ा ही कुछ है। इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है कि हर पार्टी जब अपना नॉमिनेशन कर देगी, ठीक है, उसको सिंबल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ये कहता है सभी पार्टियों से कि भाई तुम जाओ पब्लिक के बीच में क्या करो, वहां पे अपना प्रचार करो। तो कैंपेन मतलब होता है कि एक तरीके से अपना कैंपिंग करना। कैंपिंग मतलब प्रचार करना, अपनी पार्टी का प्रचार करना कि भाई इलेक्शन आने वाला है और आप अच्छी चीजें बताना कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में ये, अगर हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे 5 साल में, और दूसरी पार्टी है बोले हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, तो उसको बोलते हैं कैंपेन करना। तो इलेक्शन कैंपेन करते हैं। अब लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं। लिमिटेशन क्या मतलब, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध पैसा फेंके पड़े हो, मतलब करते हैं लोग खर्चा, ऐसा नहीं, करप्शन तो है ही है। बट सरकार ने जो लॉ ने क्या रूल बनाया है, लॉ ने बनाया है कि किसी भी वोटर को ब्राइब देना, मतलब घूस देना या थ्रेटन करना, उसको धमकाना, ये क्राइम माना जाएगा। अगर तुमने इलेक्शन कैंपेन के टाइम किसी को ब्राइब दिया वोटर को या थ्रेट किया, ठीक, उसको धमकाया कि जाके मुझे वोट देना, तो वो क्राइम है। दूसरा है अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। अगर धर्म और जाति के आधार पर तुमने अपील करी कि भाई हम इस जाति के हैं, इस जाति को वोट दो, हाँ या मेरा धर्म है, डिस्क्रिमिनेशन किया अगर, तो तुम्हें क्या, तब भी तुम्हें जो है वो माना जाएगा, लॉ में अगेंस्ट है ये बात। कैंपेन इस तरह का नहीं कर सकते हो। फिर यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, मतलब जो भारत सरकार का पैसा है ना, इंडियन गवर्नमेंट का जो पैसा है उसको तुम नहीं खर्चा कर सकते हो अपने चुनाव में। जैसे मान लो बीजेपी, ठीक है, अब जब चुनाव आएगा तो बीजेपी क्या होगी, भारत सरकार का पार्टी, वो एज अ कैंडिडेट प्रचार करेगी। तो भारत सरकार के खजाने में जो पैसा है, तो बीजेपी भले पिछली सरकार में रूल कर रही है, बट वो पैसा उठा के खजाने से निकाल के वो ऐसा नहीं कि इलेक्शन कैंपेन में खर्चा कर रहे हैं। सेम चीज हुई थी, इंदिरा गांधी का नाम सुना तुमने? इंदिरा गांधी ने जब चुनाव लड़ा था रायबरेली की सीट से, तो इनके ऊपर एक केस कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ये बोला गया था कि इन्होंने क्या किया है, जो चुनाव जीता है उसमें भारत सरकार का जो पैसा था उसको यूज किया है, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या हुआ, ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रूफ भी हो जाती है। जब प्रूफ हो जाती है तो इंदिरा गांधी की सीट को इनवैलिड कर देता है वहां का जज। और क्या होता है, फिर इनकी सीट जाने वाली थी और इनको बैन भी कर देते हैं 6 साल के लिए, मतलब पार्लियामेंट में जाने की भी अनुमति दी गई थी। लेकिन तब तक ये क्या करती है, इमरजेंसी लगा देती है और फिर इनकी सीट बच जाती है, ठीक। तो गवर्नमेंट रिसोर्स नहीं यूज कर सकते हो। स्पेंडिंग मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली इलेक्शन, ठीक। असेंबली इलेक्शन मतलब जैसे मान लो दिल्ली में चुनाव हुआ था अभी, केजरीवाल वाला जो हुआ था, ठीक, तो ये असेंबली इलेक्शन था। तो इसमें कितना खर्च कर सकते हो, 10 लाख। और जो वो होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, लोकसभा वाला, मोदी जी वाला जो चुनाव होता है, ठीक, उसमें 25 लाख, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, बट खर्चा तो होता ही है, कितना पैसा लोग खर्च करते हैं, है ना। तो ये था कि इलेक्शन कैंपेन करते वक्त तुम्हें ये रूल्स का ध्यान रखना है, ये काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां तक ये चीज क्लियर होगी, ठीक। बस इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था मेजरमेंट, बाकी और मैं देख लेता हूँ कुछ है तो। इसमें और क्या बताऊं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत बता दूं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस चैप्टर से कुछ आएगा तो ये है,
बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, और कुछ नहीं है इसमें। फिर छुट्टी देंगे। छुट्टी कर दूंगा। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। भाई बोल तो दिया गया कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने हैं, बट कुछ चैलेंजेस भी होंगे जो तुम्हारी बुक में लिखे हैं, उनको लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, समझ में पॉइंट आ सकता है, ठीक है। लिखा है कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। कैंडिडेट ये कहते हैं कि कैंडिडेट हैं या जो भी पार्टी है, ये गारंटी नहीं तो बहुत पैसा बहाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, बट इससे क्या पड़ता है कि निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, है ना। वोटरों के दिमाग में भी जाता है, वो भी पैसे के लिए अपना वोट शिफ्ट कर देते हैं। तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, वो वोट काटने का काम कर जाती है ना। जैसे मान लो कोई बड़ी पार्टी है, वो भी पैसा बहा रही है, छोटी पार्टी है उसने भी पैसा बहाया है, तो क्या हुआ कि अल्टीमेट क्या हुआ, पैसे की वजह से वोटर का क्या हुआ, जो साइकोलॉजी है वो शिफ्ट हो जाती है, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, ठीक। जैसे अभी दिल्ली का चुनाव हुआ था, वो 2500 दे रहे थे, वो 2000 दे रहे थे, वो कसम खिलवा रहे थे, ये सब चल रहा था कि नहीं। फिर दूसरा है candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major party। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं वो थोड़ा दबंग भी होते हैं, तो बाकी कैंडिडेट जैसे मान लो कोई बहुत दबंग आदमी है, वो चुनाव लड़ने उतरा मैदान में, अब उसके सामने दूसरा कैंडिडेट भी आ गया, ठीक। अब चांस है कि हो सकता है वो जीत जाए, जो हल्का कैंडिडेट है, जो नया नया आया है वो जीत जाए, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, तो वो अपना क्या करता है, अपनी दबंगई दिखा के उस कैंडिडेट के ऊपर प्रेशर बनाता है कि भाई तुम चुनाव में बैठ जाओ, मत लड़ो चुनाव, है ना। तो वो क्या कर, इस ये भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा कि कोई बहुत बड़ा दबंग टाइप का आदमी है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो वो जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको डरा सकता है, ठीक है। तीसरा है सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम दीज फैमिलीज। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जैसे पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, तो उसके जब चुनाव आता है तो उनके परिवार के, उनके रिश्तेदारों को भी टिकट मिलते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजंस फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अब होता क्या है, मान लो दो पार्टियां हैं, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी, ठीक है। अब जब चुनाव आता है ना, तो इनके जो मैनिफेस्टो होते हैं, जो ये बताते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मान लो मैंने 3-4 काम बताए, इन्होंने बताया 3 काम, तो इन दोनों के काम में बहुत सिमिलरिटी होती है, तो जो वोटर होता है ना उसके पास चॉइस नहीं होती कि वो मतलब बहुत क्लियर डिफरेंस, जैसे इन्होंने बोला कि हम 2000 रुपए देंगे, ठीक, तो इन्होंने बोला 2500 रुपए देंगे, ठीक, तो कुछ अंतर खास नहीं होगा, 500 रुपए का अंतर होगा, बट पॉलिसी क्या सेम ही है, ये भी पैसा बांटेंगे, ये भी पैसा बांटेंगे, तो जो वोटर है उसके दिमाग में कंफ्यूजन बनी रहती है कि भाई इसको वोट दें, इसको वोट दें, ठीक। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ये भी एक चैलेंज है। फिर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर्ड टू बिगर पार्टी। अब जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे मान लो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैंने क्या किया, नॉमिनेशन करा लिया, यहीं की सीट से मैं लड़ गया, ठीक है। तो अब जो मेरे आसपास के लोग होंगे, मान लो मैं यहाँ रहता हूँ 20-25 साल से, लोग मुझे जानते हैं, 1500-1500 वोट मुझे मान लो मिलेगा, तो जो बड़ा कैंडिडेट है, ठीक, तो वो क्या करेगा, मुझे कोशिश करेगा कि मैं बैठ जाऊं, पैसे ले लूं, बैठ जाऊं, क्योंकि 1500 वोट भी मैंने अगर काट दी, क्या पता उतने से ही हार जाए, तो कोशिश करते हैं कि छोटे कैंडिडेट को दबाने की बात करते हैं, ठीक। तो ये चैलेंजेस है फ्री और फेयर इलेक्शन में, ठीक। बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, जो था वो मैंने बता दिया।